नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोटोन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की थर्ड यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए हमने एच प्राचल प्रवर्धक परिपथ का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने सरलीकृत प्रारूप परिपथ और ट्रांसकंडक्शन परिपथ भी पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश प्रवर्धक क्या होते हैं। समझना भाई ध्यान से। पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश प्रवर्धक फीडबैक एम्पलीफायर। प्रवर्धक तथा पुनर्निवेश प्रवर्धक क्या होता है भाई? पुनर्निवेश फीडबैक, देखो नाम से डिनोट हो रहा है। पुनः निवेश करना क्या कहलाएगा? पुनर्निवेश कहलाएगा। पुनर्निवेश किसका? देखो किसी भी नेटवर्क में निर्गम से ऊर्जा का कुछ स्थानांतरण निवेश में कर दिया जाता है, तो इसे पुनर्निवेश कहा जाता है। पुनर्निवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है। तो क्या है पुनर्निवेश? देखो, जब किसी विद्युत नेटवर्क का मतलब है जाल, जब किसी विद्युतीय या विद्युत नेटवर्क के निर्गम से ऊर्जा निवेश में स्थानांतरित कर दी जाती है, तो इसे पुनर्निवेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फीडबैक कहा जाता है। अब इसमें ऊर्जा का कुछ मान भी हो सकता है या फिर संपूर्ण मान भी हो सकता है। तो पुनर्निवेश में ऊर्जा का कुछ मान या संपूर्ण मान निवेश में जोड़ दिया जाता। यह पुनर्निवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें अपन फर्स्ट नंबर पे, तो एक है धनात्मक पुनर्निवेश, पॉजिटिव फीडबैक। धनात्मक पुनर्निवेश या इसका हिंदी में नाम है पुनरुत्पादक पुनर्निवेश। कैसा पुनर्निवेश? पुनरुत्पादक पुनर्निवेश या धनात्मक पुनर्निवेश। ध्यान से समझना भाई, धनात्मक पुनर्निवेश क्या होता है? जो हम निवेश
में निर्गम से ऊर्जा का कुछ मान जोड़ रहे हैं, वो मान उसकी संकेत कौन सी कला में है, ये विशेष इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अर्थात जो निवेश में जोड़ा गया मान है और पुनर्निवेश से लिया गया मान है, दोनों एक ही कला में है तो उसे कहेंगे धनात्मक पुनर्निवेश, और यदि दोनों विपरीत कला में है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक पुनर्निवेश। ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार से मान लो कि ये कोई प्रवर्धक है जिसकी लब्धि क्या है, कैपिटल ए है। ये लब्धि की परिभाषा मैंने आपको जब यूनिट नंबर फर्स्ट में जाल प्रमेय का अध्ययन करवाया था, उस समय इस लब्धि में जाल प्रमेय की अंतिम प्रमेय है मिलर प्रमेय को पढ़ाते समय इसके बारे में जानकारी दी थी। ये निर्गम वोल्टता और निवेशी वोल्टता का अनुपात क्या कहलाता है, प्रवर्धक की लब्धि कहलाता है। तो एक ऐसा प्रवर्धक है जिसकी लब्धि है ए, इसकी निवेशी वोल्टता है वी आई और ये निर्गम वोल्टता है वी आउटपुट। पुनर्निवेश क्या होता है भाई, जैसे इसमें इनपुट देंगे उसके हिसाब से यहाँ अपने को उसके अकॉर्डिंग वी आउटपुट प्राप्त होगा। क्या होता है कि जब इसके निर्गम से ऊर्जा का कुछ मान क्या कर दिया जाए, निवेश में जोड़ दिया जाता है। मान लो कि ये वोल्टता क्या है, वी एफ है। क्या वोल्टता है, वी एफ। एफ का मतलब है फीडबैक वोल्टेज है। क्या है, अब यदि ये Vi और Vf समान कला में है, समान कला में है, तो यहां पर जो वोल्टता होगी VIF, यहां पर जो वोल्टता होगी VIF, ये VIF होगी VI प्लस VF। क्या होगी, VI प्लस VF। और यदि विपरीत कला में है तो इस VIF का मान क्या होगा, VI माइनस VF होगा। यदि ऐसी व्यवस्था है कि ये दोनों समान कला में है तो इसे कहेंगे हम धनात्मक पुनर्निवेश। मतलब VIF का मान VI प्लस VF हो जाता है तो पुनर्निवेश कैसा है, धनात्मक पुनर्निवेश है। और यदि VIF का मान VI माइनस VF हो जाता है तो पुनर्निवेश कैसा है, ऋणात्मक पुनर्निवेश है। तो ये दो प्रकार का पुनर्निवेश हो गया। ये किसके आधार पर है, फीडबैक वोल्टेज की कला पर निर्भर कर रहा है। अर्थात निवेशी वोल्टता और पुनर्निवेशी वोल्टता के मध्य जो कला है उसी के अनुरूप अपने को दो प्रकार का पुनर्निवेश प्राप्त होता है। तो पहला है अपना कौन सा है, धनात्मक पुनर्निवेश, पॉजिटिव फीडबैक। इसमें क्या हो गया, अपने पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव फीडबैक में निर्गम वोल्टता का मान बढ़ जाता है, प्रवर्धक की लब्धि का मान भी बढ़ जाता है, परंतु इसमें शोर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे परिपथ में नॉइज का प्रभाव पड़ता है, यह अस्थायी हो जाता है। इसी प्रकार यदि ऋणात्मक पुनर्निवेश की बात करें तो ऋणात्मक पुनर्निवेश में निर्गम वोल्टता का मान कम मिलेगा, परंतु प्रवर्धक की लब्धि का मान स्थायी हो जाता है। कम मिलेगा, प्रवर्धक की लब्धि कम मिलेगी तो परिपथ स्थायी हो जाएगा, और परिपथ स्थायी हो गया मतलब उस परिपथ में शोर कम होगा, उसमें नॉइज इफेक्ट कम से कम आएगा। ऐसे परिपथ ही काम में लिए जाते हैं। कौन से, ऋणात्मक पुनर्निवेश। तो ये अपना आगे का काम है। पहले अपने को देखना है कि पुनर्निवेश तकनीकियां हैं वो कितने प्रकार की है। पुनर्निवेश दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। पहला है धनात्मक और दूसरा देखेंगे अपन ऋणात्मक। तो पॉजिटिव पुनर्निवेश क्या होता है, देखो भाई, जब निवेशी वोल्टता, ये समझने के लिए ये मत उतारना, जब निवेशी वोल्टता तथा पुनर्निवेशी वोल्टता, पुनर्निवेशी वोल्टता दोनों समान कला में है, समान कला में होती है। दोनों कौन सी कला में है, समान कला में होती है। तो निर्गम वोल्टता का मान, तो निर्गम वोल्टता का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे
धनात्मक, इसे धनात्मक पुनर्निवेश कहा जाता है। कैसा पुनर्निवेश है ये? पॉजिटिव फीडबैक है। इस पुनर्निवेश में निर्गम वोल्टता का मान तो क्या हो गया है? बढ़ गया है। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक की लब्धि गेन का मान बढ़ जाता है। लब्धि का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात इसमें वोल्टता VIF होगी, VI प्लस VF के बराबर होगी। इस प्रकार से अपने को वोल्टता प्राप्त होगी। फिर दूसरा अपने पास ऋणात्मक पुनर्निवेश। दूसरा कैसा है? नेगेटिव फीडबैक या विपोसी पुनर्निवेश। सेकंड नंबर पे है ऋणात्मक पुनर्निवेश। ये इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये इसका दूसरा नाम है विपोसी या विपोसी फीडबैक पुनर्निवेश। ऋणात्मक पुनर्निवेश या इसका नाम है विपोसी पुनर्निवेश। तो दो प्रकार का पुनर्निवेश, पहला धनात्मक और दूसरा क्या है? ऋणात्मक। क्या है भाई? जब निवेशी वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता तथा पुनर्निवेशी संकेत वोल्टता दोनों विपरीत कला में होती है, तो इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश कहा जाता। इसमें प्रवर्धक की लब्धि का मान कम हो जाता। प्रवर्धक की लब्धि का मान क्या हो गया? कम हो गया। तथा निर्गम वोल्टता का मान कम हो जाता। परंतु इसमें परिपथ क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। कैसा परिपथ होगा? इसमें स्थायी परिपथ हो जाता है। परंतु परिपथ कैसा होगा? स्थायी परिपथ होगा। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का पुनर्निवेश है, एक धनात्मक पुनर्निवेश और एक है ऋणात्मक पुनर्निवेश। धनात्मक पुनर्निवेश का दूसरा नाम है पुनरुत्पादक पुनर्निवेश और ये है विपोसी पुनर्निवेश। तो ये है अपने दो प्रकार का पुनर्निवेश। अब देखेंगे पुनर्निवेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। क्या है इसका सिद्धांत? पुनर्निवेश का सिद्धांत क्या है? पुनर्निवेश का सिद्धांत। पुनर्निवेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक।
पुनर्निवेश का सिद्धांत क्या है भाई, देखोगे पुनर्निवेश का सिद्धांत पढ़ने के लिए हम इस परिपथ का उपयोग करते हैं। ये इस प्रवर्धक की लब्धि है, ये इसकी निवेशी वोल्टता है, ये इसकी निर्गम वोल्टता है, और इसमें हमने पुनर्निवेश जोड़ दिया है। पुनर्निवेश जोड़ने के लिए एक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, उस नेटवर्क को बीटा नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बीटा नेटवर्क कहा जाता है। तो ये कैसा नेटवर्क है अपने पास? बीटा नेटवर्क है। तो इस बीटा नेटवर्क की सहायता से पुनर्निवेश जोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं बीटा नेटवर्क। बीटा नेटवर्क की सहायता से इसको जोड़ देते हैं। ये क्या है? इसकी लब्धि है। क्या है इसकी लब्धि? तो देखो क्या होता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत की खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस बीटा नेटवर्क की सहायता से पुनर्निवेश किया जाता है तो कभी भी इस ए के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात इस पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक की लब्धि परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये इसके लिए एक खास बात है। दूसरी चीज है, ये जो बीटा नेटवर्क है इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि ये जो बीटा नेटवर्क है ये एक सक्रिय नेटवर्क भी हो सकता है और निष्क्रिय नेटवर्क भी हो सकता है, जिसमें प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, ट्रांजिस्टर इस प्रकार के अवयव लगे हुए होते हैं, जिनकी सहायता से निवेश में पुनर्निवेशी वोल्टता पहुंचाई जाती है। दूसरी चीज यह है, निवेशी संकेत वोल्टता हमेशा इस प्रवर्धक से ही प्रवाहित होनी चाहिए, बीटा नेटवर्क से प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। पुनर्निवेशी वोल्टता है वो इस बीटा नेटवर्क से ही प्रवाहित होनी चाहिए, इस प्रवर्धक से प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रवर्धक परिपथ है जिसकी लब्धि है ए, और इसको बीटा नेटवर्क की सहायता से पुनर्निवेश जोड़ दिया जाता है। तो देखो क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां, माना कि किसी प्रवर्धक, प्रवर्धक का मतलब है एम्पलीफायर, प्रवर्धक की लब्धि कैपिटल ए है, मतलब कैपिटल ए बराबर क्या है? V2 अपॉन V1 बराबर है A, या V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर क्या है? A है। तो माना कि किसी प्रवर्धक की लब्धि A है तथा इसकी निवेशी एवं निर्गम, निवेशी एवं निर्गम वोल्टता क्रमशः VI तथा VO है। इस प्रवर्धक के निर्गम से बीटा नेटवर्क की सहायता से, बीटा नेटवर्क की सहायता से वोल्टता का पुनर्निवेश किया जाता। यहाँ बीटा पुनर्निवेश, बीटा पुनर्निवेश अनुपात या प्रतिप अंतरण अनुपात, रिवर्स ट्रांसफर रेशियो अनुपात कहलाता है। इस बीटा
नेटवर्क की निम्न विशेषताएं होती है। इसकी विशेषताएं होती है भाई, उसी के अनुरूप ये कार्य करता है। तो ये जो बीटा नेटवर्क है, पहली विशेषता हम बात करें तो ये जो बीटा नेटवर्क है, बीटा नेटवर्क सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों प्रकार का होता, दोनों प्रकार का हो सकता है। पहली विशेषता तो यह है कि ये सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, ट्रांजिस्टर आदि अवयव होते हैं या हो सकते हैं। तो ये पहली विशेषता होगी कि ये कैसा होता है, सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। दूसरी विशेषता देखेंगे इसकी क्या है। दूसरी विशेषता सेकंड नंबर पे, बीटा नेटवर्क के द्वारा ही पुनर्निवेश होना चाहिए। तीसरी विशेषता, बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, निवेशी वोल्टा प्रवर्धक से ही प्रवाहित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो निवेशी वोल्टा अपन लगाए वो इस बीटा नेटवर्क से चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे जानी चाहिए, प्रवर्धक से ही प्रवाहित होनी चाहिए। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, बीटा नेटवर्क के कारण इस बीटा नेटवर्क के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोड का मान बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण लोड का मान अपरिवर्तित होना चाहिए। बीटा नेटवर्क जोड़ने के पश्चात लोड को बढ़ाना और घटाना ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोड पहले लगा हुआ है वही लोड बाद में लगा हुआ होना चाहिए। तो ये बीटा नेटवर्क की विशेषताएं हैं। ये बीटा क्या कहलाता है, प्रत्युत अंतरण अनुपात, रिवर्स ट्रांसफर रेशियो कहलाता है ये, या इसको बोलते हैं पुनर्निवेश अनुपात, फीडबैक रेशियो कहलाता है। तो बीटा है ये बीटा नेटवर्क की सहायता से ही इस प्रवर्धक में पुनर्निवेशी वोल्टा पहुंचाई जाती है, जिसमें पुनर्निवेशी वोल्टा क्या है, Vf है। तो ये इस बीटा नेटवर्क की विशेषता है। अब अपन व्यापक रूप में बात करें तो व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप में जो निवेशी वोल्टा VIF है वो क्या होगी, VI प्लस VF होगी। यदि धनात्मक है तो VI प्लस VF
और ऋणात्मक है तो वी आई माइनस वी एफ होगी। तो देखो भाई, तो देखो भाई क्या है ये। अब बात करेंगे अपन, जब इस पुनर्निवेशी वोल्टता वी एफ को निवेशी में अध्यारोपित किया जाता है, तो देखो जब पुनर्निवेशी वोल्टता वी एफ को निवेश में अध्यारोपित किया जाता तो वी आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ तथा वी आई एफ इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ, या तो वी आई प्लस वी एफ होगा या वी आई माइनस वी एफ होगा। तो ये दो स्थितियां मिलेगी, वी आई एफ बराबर वी आई प्लस वी एफ, ये धनात्मक पुनर्निवेश के लिए, धनात्मक पुनर्निवेश के लिए ये स्थिति मिलेगी, और ये मिलेगी ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए ये स्थिति अपने को प्राप्त होगी। अतः व्यापक रूप में वी आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ होगा। वी आई एफ बराबर क्या होगा, वी आई प्लस वी एफ, व्यापक रूप की बात कर रहे हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। देखो बिना पुनर्निवेश, जब पुनर्निवेश नहीं जोड़ा गया है तब की बात है। बिना पुनर्निवेश प्रवर्धक की निर्गम वोल्टता V आउटपुट है। अतः प्रवर्धक की लब्धि मतलब गेन कैपिटल A बराबर V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ये होगी निर्गम वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। निर्गम वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता, ये क्या कहलाएगी, इसकी लब्धि कैपिटल A कहलाएगी। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। तथा जब पुनर्निवेश जोड़ दिया जाता है तो निर्गम वोल्टता VO डैश तथा निवेशी वोल्टता VIF होती है। अतः प्रवर्धक की लब्धि आप लोग जानते हैं, अभी हमने देखा है कि प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि चाहे आप पुनर्निवेश जोड़ो, उस प्रवर्धक की गेन जो A है कैपिटल A, इसका मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यदि ये परिवर्तित हो गया तो फिर ये बीटा नेटवर्क सही नहीं होगा। तो देखो निवेशी वोल्टता VIF है और निर्गम वोल्टता क्या है, VO डैश। तो A क्या है, तो A बराबर आएगा VO डैश अपॉन
VIF। यहाँ लिख लेना प्रवर्धक की मूल लब्धि अपरिवर्तित रहती है। ये ध्यान रखेंगे विशेष। इसका मतलब है VIF बराबर VO डैश अपॉन कैपिटल A। समीकरण नंबर क्या दे दिया इसको? 2 दे दिया है। VIF बराबर VO डैश अपॉन क्या लिख दिया? कैपिटल A लिख दिया है हमने। तो क्या मान आ गया अपने पास VIF का? VO डैश अपॉन कैपिटल A। अब देखो पुनर्निवेश के कारण पुनर्निवेशी वोल्टता इस VF का मान बीटा VO डैश होगा। पुनर्निवेशी वोल्टता VF क्या होगी? बीटा VO डैश। अर्थात ये बीटा क्या है? प्रदीप्त अंतरण अनुपात है या पुनर्निवेश अनुपात है। इसका मतलब VF अपॉन VO डैश है ये। तो VF बराबर क्या आ गया? बीटा VO डैश प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 अपने को प्राप्त हो गया है। तो सभी के समझ में आ गया होगा। समीकरण 3 VF बराबर आ गया बीटा VO डैश। तो देखो भाई इस समीकरण 2 का मान और इस समीकरण 3 का मान कहाँ पुट कर दें? समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो VIF का मान है VO डैश अपॉन कैपिटल A बराबर VI प्लस बीटा VO डैश। VO डैश अपॉन A VIF का मान प्लस बराबर VI प्लस बीटा VO डैश। इसका मतलब है VO डैश अपॉन A माइनस बीटा VO डैश बराबर VI। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखेंगे भी। यहाँ से 1 अपॉन A माइनस बीटा VO डैश बराबर VI आ गया। इसका मतलब LCM आ गया इसका। LCM आ जाएगा A क्या मिलेगा अपने को? इसका LCM प्राप्त होगा। तो देखो भाई 1 माइनस A बीटा अपॉन A VO डैश बराबर VI। इसका मतलब है VO डैश अपॉन A बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा VI। तो VO डैश अपॉन VI, VO डैश निर्गम वोल्टता पुनर्निवेश की उपस्थिति में वोल्टता और VI है निवेशी वोल्टता। ये क्या कहलाएगा? AF कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? AF लब्धि कहलाएगी। बराबर है A अपॉन 1 माइनस A बीटा। AF बराबर है VO डैश अपॉन VI। तो ये है अपने पास में, ये आ गया समीकरण नंबर 4 अपने को प्राप्त हो गया है। ये जो समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण 4 व्यापक रूप में प्रवर्धक की लब्धि को व्यक्त करता है। ये पुनर्निवेश का सिद्धांत कहलाता है। तो समीकरण 4 व्यापक रूप में प्रवर्धक का सिद्धांत या पुनर्निवेश का सिद्धांत कहलाता। क्या बोलते हैं इसको?
प्रवर्धक का सिद्धांत या पुनर्निवेश, ये अपना जो पुनर्निवेश है इसका सिद्धांत, पुनर्निवेश प्रवर्धक का सिद्धांत कहलाता है। तो ए एफ बराबर क्या आ गया, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा कहलाता है। इसमें ए बीटा पास लब्धि, ए बीटा पास लब्धि कहलाती है तथा 1 माइनस ए बीटा प्रतिगमन अंतर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिगमन अंतर कहलाता है। तो ये ए बीटा तो कहलाएगा पास लब्धि लूप गेन, और ये 1 माइनस ए बीटा प्रतिगमन अंतर कहलाता है। तो ए एफ बराबर आ गया ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा अपने को प्राप्त हो गया। देखो इस समीकरण के अनुसार ही धनात्मक, ऋणात्मक और इन दोनों पुनर्निवेशों की व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले बात है, यदि इस ए बीटा का मान ऋणात्मक हो, क्या हो, इस ए बीटा का मान ऋणात्मक होगा तो 1 माइनस ए बीटा का मान 1 से अधिक प्राप्त होगा। यदि 1 से अधिक है तो ए एफ का मान कम होगा, ए एफ का मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। और कम है इसका मतलब पुनर्निवेश कैसा है, ऋणात्मक पुनर्निवेश है। कैसा है, ऋणात्मक पुनर्निवेश है। यदि ए बीटा का मान धनात्मक है तो 1 माइनस ए बीटा का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो ए एफ का मान ए से अधिक है। इसका मतलब पुनर्निवेश कैसा है, धनात्मक पुनर्निवेश है। तो देखोगे जब इस प्रतिगमन अंतर का मान 1 से अधिक हो या 1 से कम हो तो धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश की व्याख्या की जा सकती है। इस पास लब्धि का मान, देखो पहली स्थिति, जब ए बीटा का मान धनात्मक होता तो 1 माइनस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, इसका मान धनात्मक होता है तो इस 1 माइनस ए बीटा का मान 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक चिन्ह है, 1 माइनस ए बीटा होगा, इसका मतलब इसका मान 1 से कम होगा। और यदि इसका मान 1 से कम है तो समीकरण 4 से ए एफ का मान ए से अधिक आएगा या कम आएगा, अधिक प्राप्त होगा। तो प्राप्त होता है, ये लिख लेना, प्राप्त होता है। अतः समीकरण 4 से ए एफ इज ग्रेटर देन ए प्राप्त होता है, अर्थात पुनर्निवेश धनात्मक होता। कैसा है, पुनर्निवेश धनात्मक होगा। क्या होगा, इसका मान धनात्मक होगा। ये ही दोलित्र परिपथों में उपयोग में लिया जाता है। देखो दूसरी चीज, सेकंड स्थिति है, जब ए बीटा का मान ऋणात्मक होता है तो 1 माइनस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा। अतः समीकरण 4 से ए एफ इज लेस देन ए एफ का मान ए से छोटा प्राप्त होता है। यह पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है।
यह पुनर्निवेश कैसा होगा? ऋणात्मक पुनर्निवेश होगा। तो जब इस प्रतिगमन अंतर का मान 1 से कम हो तो धनात्मक पुनर्निवेश और 1 से ज़्यादा हो तो ऋणात्मक पुनर्निवेश। जब इस ए बीटा का मान धनात्मक हो तो धनात्मक पुनर्निवेश और इस ए बीटा का मान ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है। तथा जब ए बीटा इक्वल टू 1 हो तो 1 माइनस ए बीटा क्या होगा? 0 होगा। अतः ए एफ इक्वल टू इन्फिनिट प्राप्त होगा। यह स्थिति दोलित्र परिपथों में होती है। किसमें होती है? ये दोलित्र परिपथों में प्राप्त होती है। कैसी स्थिति? ये वाली स्थिति ए एफ इक्वल टू इन्फिनिट, अर्थात दोलित्र परिपथों में धनात्मक पुनर्निवेश वाली स्थिति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ये अपने को पुनर्निवेश का सिद्धांत प्राप्त होता है। देखो भाई, ये ए है बिना पुनर्निवेश की स्थिति में और ए एफ है पुनर्निवेश की स्थिति में। लब्धि का अनुपात डेसिबल में मापा जाता है। बिना पुनर्निवेश, ये तो पूरा हो गया है। बिना पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश की उपस्थिति में, बिना पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेश की उपस्थिति में लब्धि का अनुपात डेसिबल में मापा जाता है। अर्थात n इक्वल टू 20 log ऑफ 10, e की बेस में नहीं 10 की बेस में मान होता है ये a अपॉन ए एफ, या इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू समीकरण 4 से 20 log ऑफ 10 a अपॉन ए एफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए बीटा। ये किस में है? डेसिबल में माप है, ये डीबी में मान है। तो ये मान अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अपने पुनर्निवेश का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।